भोजन किसके साथ क्या मिलाकर खाएं जो आसानी से पच जाए। जीवन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि क्या खाएं। हल्का भोजन क्या है, सुपाच्य भोजन क्या है, और आप सुपाच्य भोजन वो करते हो जो आपके दादा करते आए हैं। आपके दादा ने कहा खिचड़ी बहुत आसानी से पचती है, तो आप भी मानते हो खिचड़ी बहुत आसानी से पचती है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पर्चा लिखना ख़त्म करता है और आप पूछते हो क्या खाएं, और डॉक्टर बड़ी आसानी से कह देता है कि हल्का भोजन कीजिए। अब हल्का भोजन आपकी डिक्शनरी में जो है वो हल्का भोजन है, क्योंकि आपने बिस्किट और चाय हल्का भोजन मान रखा है, खिचड़ी को हल्का भोजन मान रखा है। लेकिन आज के परिवेश में इससे गरिष्ठ भोजन कोई नहीं है। डॉक्टर से पूछते हो आप क्या खाएं, डॉक्टर कहता हल्का भोजन करो, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होती है। अगर आपने दूसरा प्रश्न कर दिया कि हल्का भोजन क्या है, खाने के बाद भोजन करें कि दवा के बाद भोजन करें, कि दवा पहले खाएं कि बाद में खाएं, तो वो छूटते ही कह देता है कि मुझको छोड़ के सब खा लो, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। और आप खाते क्या हो जो आपके दादाजी खाते आए हैं, क्योंकि आपके पिताजी वो खाते हैं जो उनके पिताजी खाते आए हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि आपके परिवार में वही भोजन किया जाता है जो आपके दादाजी करते आए हैं। और दादाजी का परिवेश समझ लो, आपका परिवेश क्या है इस समय, आप किस परिवेश में रह रहे हो और दादाजी किस परिवेश में रहते थे। दादाजी के ज़माने में पानी कुएं से लाया जाता था, घर से आधा किलोमीटर दूर से या 1 किलोमीटर दूर से लाया जाता था। फिर उसका विज्ञान बढ़ा तो हैंडपाइप आ गया घर में, हैंडपाइप के बाद हर कमरे में अटैच लैट्रिन बाथरूम आ गया। तो आप किस परिवेश में रह रहे हो, अटैच लैट्रिन बाथरूम के परिवेश में रह रहे हो, तो जो पानी लाने का शारीरिक श्रम था वो ख़त्म हो गया। आपके दादाजी जब थे तब लकड़ी से खाना बनाया जाता था, फुकनी से हवा किया जाता था, तो फेफड़े का कोई रोग होता नहीं था, क्योंकि इतना हवा करना पड़ता था आग जलाने के लिए कि हमारे फेफड़े बहुत मजबूत हो जाया करते थे। उसके बाद पत्थर का कोयला आया, लकड़ी का कोयला आया, गैस आ गया, माचिस आ गई, लाइटर आ गया, और अब इनबिल्ट लाइटर आ गया हर गैस में। उसमें भी कोई शारीरिक श्रम आग जलाने में नहीं करनी पड़ती। आपके दादाजी के समय में लालटेन थी, लालटेन को कपड़े से पोंछना पड़ता था, बत्ती को कैंची से काटना पड़ता था, मट्टी के तेल भरना पड़ता था। और जब सोते थे तो लाइट को कम करके दूर रख के फिर सोते थे। और अब रिमोट से सारी व्यवस्था हो रही है, सोते सोते हम टीवी भी बंद कर लेते हैं, पंखा भी कम कर लेते हैं, एसी भी कम कर लेते हैं, मतलब शारीरिक श्रम गायब। उनके ज़माने में नमक के ढेले मिला करते थे, हल्दी की गांठ मिला करती थी, और अब दादी के 156 मसाले बाज़ार में उपलब्ध हैं। और यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी पिसी पिसाई मिल रही है, काटने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 सालों में सब्जी भी कटी कटाई मिलेगी, आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शारीरिक श्रम बिल्कुल गायब हो गया। जब शारीरिक श्रम गायब हो गया तो उनका जो भोजन था वो भी गायब हो गया। हम जो भी भोजन करते हैं उससे हमको 7 चीज़ें प्राप्त होती हैं। सबसे पहली चीज़ प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट, जो पचने के बाद चीनी में परिवर्तित होती है। और कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है एक दलीय अनाज से, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मक्का। दूसरी हमको आवश्यकता होती है प्रोटीन की, जो प्रोटीन हमें मिलता है 2 दलीय अनाज से, सभी तरह की दालों से, दूध, दही से। और प्रोटीन हमारे शरीर के मांसल को बनाता है, हमको हिष्ट पुष्ट करता है, हमारे वजन को बढ़ाता है। और तीसरी चीज़ आवश्यकता होती है चिकनाई की, और हमें 40 ग्राम चिकनाई रोज़ खाने की आवश्यकता है। और 20 ग्राम चिकनाई हम जो फल, तरकारी, अनाज खाते हैं उससे हमको 20 ग्राम चिकनाई मिल जाती है। शुद्ध चिकनाई 20 ग्राम खाने की आवश्यकता है। और चाय की छोटी चम्मच से अगर पिघला हुआ चिकनाई हम लें तो 4 चम्मच 20 ग्राम हो जाते हैं। अगर आप पराठा बनाओ तो 2 पराठे में 20 ग्राम लग जाते हैं। और पराठा जब आप खाते हो तो 2 पराठा से आपकी तृप्ति ही नहीं होती, 3-4 खाए बिना काम नहीं चलता। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई खा रहे हो, जो आपके शरीर से निकालनी पड़ेगी। और चिकनाई हमें आवश्यकता होती है क्योंकि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, सब एक से दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और उनके लुब्रिकेशन के लिए चिकनाई की आवश्यकता है।
आपने कहते हुए सुना होगा कि मेवे की चिकनाई बड़ी फ़ायदा करती है। अखरोट की चिकनाई बहुत फ़ायदा करती है, पिस्ते की चिकनाई बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन ये फ़ायदा तब करेगी जब आप नियमित नियंत्रण में चिकनाई खाओगे। अगर आपने चिकनाई ज़्यादा खा ली, फिर ये चिकनाई भी ओवरडोज हो जाएगी, और ओवरडोज कभी भी फ़ायदा नहीं करता। फिर आवश्यकता होती है मिनरल्स की, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये हमें मिलता है सभी तरह के फलों से, सभी तरह के सलादों से, अंकुरित अनाज से। और फिर आवश्यकता होती है विटामिन्स की। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक पानी में घुलनशील विटामिन होता है और एक चिकनाई में घुलनशील विटामिन होता है। और पानी में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। इसलिए ये दो विटामिन्स को रोज़ खाने की आवश्यकता है। 2 नींबू अगर हम रोज़ खाएं तो हमको 5000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन सी मिल जाएगा, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवश्यक है। और नींबू ऐसी चीज़ है जो 12 महीना मिलती है। आंवले में भी विटामिन सी है, लेकिन आंवले के विटामिन सी हम खाली सोचते हैं, समझते हैं कि हम विटामिन सी खा रहे हैं, लेकिन हम खाते नहीं हैं। लोग विटामिन सी खाने के लिए सुबह आंवले का मुरब्बा खाते हैं और ये सोचते हैं कि हम कितना लाभप्रद चीज़ खा रहे हैं, जो हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ बनाएगा और स्वास्थ्य लाभ देगा। विटामिन सी पानी में घुलनशील है, और आंवला का मुरब्बा जो बनाया जाता है उसको अगर आप देखें तो विटामिन सी उसमें से गायब हो चुका होता है, क्योंकि आंवले के मुरब्बा बनाने के लिए आप उसको छेद करते हो चारों तरफ, फिटकरी के पानी में डालते हो, तो फिटकरी के पानी में डालते हो तो विटामिन सी उसमें से निकल के बाहर आ जाता है, फिर वो केवल भूसा रह जाता है। और तब उसको आप चाशनी में उबाल कर मुरब्बा बना लेते हो, तो शायद उसके खाने से जितना नुकसान होता है और कल्पना में ही फ़ायदा आप प्राप्त कर पाते हो, क्योंकि चीनी नुकसान करता है और उसमें विटामिन सी रहता ही नहीं है, क्योंकि कच्चा रहता है तो फिटकरी के पानी से विटामिन सी निकल जाता है। जब आप उसको उबालते हो तो बचा हुआ अंदर से वो भी विटामिन सी निकल जाता है, क्योंकि विटामिन सी पानी में घुलनशील है और जब घुलता है तो पानी में आ जाता है। आपने बहुत बार डॉक्टरों की दवा खाई होगी, और जब दवा खाया होगा तो डॉक्टर ने बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी दी होगी, और बी कॉम्प्लेक्स गोली खाने के बाद जब आप पेशाब करने जाते हो तो पेशाब पीला होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विटामिन बी खाया था वो हमारे शरीर में जितना आवश्यक था वो हमने ले लिया, जितना बच गया वो हमारे शरीर से बाहर आ गया। इसलिए विटामिन बी भी रोज़ खाने की आवश्यकता है। और अगर हम चोकर सहित आटा 200 ग्राम रोज़ खाएं तो उस चोकर से हमको पूरे 24 घंटे का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। तो इस तरह अगर हम चोकर सहित आटे का 200 ग्राम प्रयोग करें और 2 नींबू का रोज़ प्रयोग करें तो हमको विटामिन बी और विटामिन सी हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी मिल जाती है। फिर दूसरा है विटामिन जो चिकनाई में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए हमारे गाजरों में बहुत मिलता है। विटामिन डी हमको धूप से प्राप्त होता है, इसलिए हमारे शरीर को धूप लगना बहुत आवश्यक है। इसलिए टहलते समय ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कपड़े पहने जाएं। लेकिन जिस शहर में आप टहल रहे हो उस शहर में समाज जितने कम से कम कपड़े पहनने की इजाज़त देता है उतने कम कपड़े पहने जाएं, क्योंकि बम्बई के शहर में जितने हम कम कपड़े पहन सकते हैं उतने गोरखपुर में नहीं पहन सकते, और गोरखपुर के गांव में चले जाएं तो हम उससे भी ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसलिए समाज जो इजाज़त देता है उतना पहनो और शरीर में कोशिश करो कि धूप लगे, तब विटामिन डी मिलेगा। विटामिन ए सभी तरह के फलों में मिलता है और अंकुर में बहुत अधिक मिलता है, इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि अंकुरित अनाज का रोज़ सेवन किया जाए। और विटामिन के सब्जियों में, सलादों में, अनाजों में मिलता है। और विटामिन के की उपस्थिति में जो हमारी उंगली कट जाती है और खून बहने लगता है, जो जमता है खून, वो विटामिन के की वजह से जमता है। ये चारों चीज़ें जब हम भोजन से और धूप से प्राप्त करते हैं तो ये हमारे शरीर की आवश्यकता को पूर्ति करता है, और जो बच जाता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। तो जब आवश्यकता होती है लीवर से हमारा शरीर ले लेता है। फिर आवश्यकता होती है पानी की। पानी हमें 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से 2.25 लीटर पानी 24 घंटे में निकल जाता है। जो हम शौच जाते हैं उसमें 99% पानी होता है,
जो हम पेशाब करते हैं उसमें 99.9% पानी होता है। जो हम पसीना बहाते हैं उससे पानी निकलता है। जो हमारे शरीर से सांस बाहर आता है उससे पानी निकलता है। इन चारों रास्तों से जो पानी निकलता है वो लगभग 2.25 लीटर पानी होता है। इसलिए 2.25 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। अगर किसी वजह से पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी कथावाचक लोग ये कहते हैं कि खूब पानी पीना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और आपके अभ्यास में 3 लीटर पानी 6 महीने तक आ गया। उसके बाद आपने किसी कथावाचक की कहानी सुन ली, उसने कहा खूब पानी पीना चाहिए, और आपने 3 लीटर को 5 लीटर कर लिया। फिर 1 साल के बाद किसी और कथावाचक की कहानी सुनी, उसने कहा खूब पानी पीना चाहिए, आपने 5 लीटर को 6 लीटर, 7 लीटर कर लिया। ऐसे मेरे मरीज़ 10-12 हर साल आते हैं जो 12 से 15 लीटर पानी पीते हैं। ये पानी जो हम पीते हैं जितना अधिक होगा इतना हमारे गुर्दे से निकलना पड़ेगा। और गुर्दा हैंडपम्प की तरह वॉल्व है इसमें। जब आप हैंडपम्प चलाते हो तो 200 लीटर पानी, 2000 लीटर पानी, 5000 लीटर पानी, जितना उस वॉल्व की ताकत होती है उतना पानी निकलने के बाद वो वॉल्व ख़राब हो जाता है। तो उसी तरह हमारे गुर्दे में भी वॉल्व लगा हुआ है जो हमारे पानी को छानता है। ज़रूरत से ज़्यादा काम लोगे तो हमारा गुर्दा थक जाएगा। इसलिए ऐसे मरीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर सप्ताह 1-1 लीटर पानी कम करके 3 लीटर, 3.5 लीटर, अधिक से अधिक 4 लीटर पे आ जाए। पानी दिन भर में पीना चाहिए। सुबह 2 गिलास पानी पी लीजिए। भोजन के 1 घंटे पहले पानी पीजिए कि भोजन करते समय प्यास न लगे। भोजन करने के 2 घंटे बाद पानी पीजिए। शाम को 3-4 बजे पानी पीजिए। रात को भोजन करने के पहले पानी पीजिए। रात को भोजन करने के बाद थोड़ा पानी पीजिए, नहीं तो रात को पेशाब होगा और उठना पड़ेगा। कुछ लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है कि रात में 3-4 बार उठना पड़ता है। जिन्हें 3-4 बार उठना पड़े उन्हें शाम को 5 बजे के पहले 2-3 लीटर पानी पी के ख़त्म कर लेना चाहिए, कि 5 बजे के बाद पानी पीने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएगा तो रात में उठना पड़ेगा। तो जिन्हें रात में उठना पड़ता है उन्हें 5 बजे के पहले पूरा पानी पी लेना चाहिए, तो रात में उठना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमको 7 चीज़ें प्राप्त होती हैं। और 7वीं चीज़ है खुज्जा, रफेज। और रफेज हमारे पेट को साफ़ करता है। रफेज हमारे मधुमेह को नियंत्रित करता है। रफेज हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रफेज हमारे उच्च रक्तचाप को संभालता है। इसलिए भोजन में रफेज बहुत आवश्यक है। और रफेज हमें मिलता कहाँ से है? सभी तरह के फलों से मिलता है और सभी तरह फल के छिलकों से मिलता है। लेकिन फल के छिलके अब व्यापारियों ने खाने लायक नहीं छोड़ा। बहुत सी दवाएं पड़ने लगी, बहुत से रंग पड़ने लगा, बहुत से रसायन पड़ने लगे। इसलिए फलों को छीलकर ही खाना चाहिए। तो अगर आप सेब बिना छीले खाओ तो जितना आपको खुज्जा मिलेगा, छीलने के बाद 2 सेब खाने की आवश्यकता है। लेकिन 2 सेब ही खाना चाहिए। सेब को हमेशा छील कर खाना चाहिए, क्योंकि उस पर रंग का स्प्रे होता है, दवाओं का स्प्रे होता है। और हिंदुस्तान के सेब का ऊपर मोम की कोटिंग होती है और विदेश के सेब के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो आप सेब छील दोगे तो मोम भी निकल जाएगा और प्लास्टिक भी निकल जाएगा। इसलिए सेब को हमेशा छील कर खाना चाहिए। और कोई भी फल जो छील कर खाया जा सकता है उन्हें छील कर ही खाना चाहिए। सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, इन्हें कच्चा खाना चाहिए। इनके कच्चे खाने से आपको स्वाभाविक मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। ये सब्जियां कड़ी होती हैं, इन्हें दांत को चबाना पड़ता है। दांत को चबाने से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत मजबूत होता है। इसलिए और इनमें कैलोरी कम होती है और खुज्जा बहुत अधिक होता है जो पेट को साफ़ करता है। तो अब ठीक एक चीज़ समझने की बात है कि भोजन किसके साथ क्या मिलाकर खाएं। ये समझने के लिए कार्बोहाइड्रेट कैसे पचता है, प्रोटीन कैसे पचता है, चिकनाई कैसे पचती है, ये अगर स्पष्ट हो जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि किसके साथ क्या मिलाकर खाएं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मुंह के लार के मिलने से पचता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी को जब हम चबाते हैं तो चबाने से मुंह का लार उसमें मिलता है और मुंह के लार से मिलने से वो धीरे धीरे पचना शुरू होता है और जैसे जैसे पचता है वैसे वैसे चीनी में परिवर्तित होता रहता है। तो आज रात को जब आप भोजन करना
तो आप सूखी रोटी चबाना, सब्जी मत मिलाना। और जब सूखी रोटी आप चबाओगे तो उसमें लार मिलेगा, और जब लार पूरी तरह मिल जाएगा तभी वो नीचे गले के सरकेगा, क्योंकि जब सब्जी आप मिला देते हो तो वो थोड़ा गीला हो जाता है, थोड़ा सा चबाते हो और गले के नीचे सरक जाता है। जब सूखी रोटी चबाओगे तो जब तक उसमें लार नहीं मिलेगा, गीला नहीं होगा, तब तक वो गले के नीचे सरकेगा नहीं। और जैसे जैसे लार मिलता जाएगा आपको रोटी मीठी लगती जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद चीनी में परिवर्तित होता है, और जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट छोटा होता जाएगा दांत के चबाने से, लार उसमें मिलता जाएगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट चीनी में बदलता जाएगा, और चीनी स्वाद से मीठी लगती है, इसलिए आपको रोटी मीठी लगने लगेगी। एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके मन में रहता है कि हर गासिए को कितनी बार चबाया जाए, और किसी से भी पूछो तो बड़े सरल ढंग से कह देता है कि ईश्वर ने 32 दांत दिए हैं, 32 बार चबाओ। और शायद कोई भी 32 बार नहीं चबाता है। अगर किसी पार्टी में खड़े होकर देखो तो आपको दिखाई देगा कि लोग रोटी 3 से 4 बार चबाते हैं और चावल को 1 से 2 बार चबाते हैं और पेट के अंदर चला जाता है। तो ये जो मुंह के लार से मिलकर पचता है वो मुंह के लार से पच नहीं पाता, वो पेट में पहुंच जाता है। और जब मुंह के लार से पचेगा नहीं, पेट में पहुंच जाएगा, तो वो गैस पैदा करेगा, तकलीफ़ पैदा करेगा, भोजन कम पचेगा और आपको न पचने की तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि रोटी को अलग खाया जाए, सब्जी को अलग खाया जाए, तो रोटी चबा पाएंगे। और रोटी को अलग चबाइए, धीरे धीरे आपका अभ्यास भी हो जाएगा कि कितनी चबने के बाद वो गीली होती है और गले के नीचे सरकती है। तो आप देखोगे 10 से 12 बार चबाना पड़ेगा, तब वो गले से नीचे उतरने लायक होगा और कार्बोहाइड्रेट उसमें मिलेगा, वो पचेगा, और जैसे जैसे पचेगा वो मीठी लगेगी, और फिर पेट में जाके वो 4 घंटे आराम करेगी। 4 घंटे के बाद जितना कार्बोहाइड्रेट नहीं पचा है वो हमारी छोटी आंत में जाकर पच जाएगा, क्योंकि छोटी आंत 25 फुट लंबी होती है। इस कमरे की चौड़ाई 25 फुट है, इतनी लंबी हमारी छोटी आंत होती है। इस छोटी आंत में जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, जो नहीं पचा है, वो इस छोटी आंत में घूमता हुआ पूरी तरह पच जाता है और चीनी में परिवर्तित हो जाता है, और खून के द्वारा वो चीनी हर कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। और जो खुज्जा होता है वो हमारी बड़ी आंत में पहुंचकर गुदा के रास्ते बाहर आ जाता है। प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता, मुंह के लार से नहीं होता, उसका पाचन पेट में होता है। और प्रोटीन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले निकलता है, जो उस प्रोटीन पर रिएक्ट करता है। उसके बाद पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। मतलब आधा पाचन प्रोटीन का पेट में होता है तेजाब की उपस्थिति में, और आधा पाचन हमारी छोटी आंत में होता है, और वो फिर अमाइनो एसिड्स में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेट में, और अमाइनो एसिड्स बदलता है छोटी आंत में। 2 साल का बच्चा दूध पीना नहीं चाहता, माँ ज़बरदस्ती दूध पिलाती है। और आपने कभी ऐसा देखा होगा कि बच्चे को दूध ज़बरदस्ती पिलाया गया हो और बच्चे ने तुरंत उल्टी कर दी। तो जब वो उल्टी करता है तो जैसा दूध पीता है वैसा का वैसा उल्टी नहीं करता, फटा हुआ दूध उल्टी करता है। मतलब ये हुआ कि पेट में प्रोटीन जाते ही तेजाब निकलता है, और उसका पहला रिएक्शन होता है कि दूध को फाड़े, और उसके बाद पेप्सिन नाम का एंजाइम उसको पेप्टोन में बदलता है, और फिर वो 4 घंटे पेट में आराम करता है, और 4 घंटे के बाद निकलकर वो छोटी आंत में अमाइनो एसिड्स में बदलता है, और जो खुज्जा रह जाता है वो बड़ी आंत में पहुंचकर गुदा के रास्ते बाहर आ जाता है। चिकनाई का पाचन न मुंह में होता है न पेट में होता है, उसका चिकनाई का पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है। इसलिए चिकनाई का कोई झंझट नहीं है कि किसके साथ क्या खाएं।
चिकनाई कभी भी कैसे भी किसी भी तरह खाई जा सकती है। झगड़ा केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का है, क्योंकि एक का पाचन मुंह में होता है, एक का पाचन पेट में होता है, और दोनों का पाचन अलग अलग ढंग से होता है। मतलब ये हुआ कि प्रोटीन को पचाने के लिए तेजाब की आवश्यकता है और कार्बोहाइड्रेट को आराम करने के लिए तेजाब नहीं चाहिए। और पेट में ये 4 घंटे रहते हैं, इसलिए इन दोनों चीज़ों को 4 घंटे के अंतराल पे खाना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि रोटी, चावल, जौ, बाजरा, मक्का को दूध, दही और दाल के 4 घंटे के अंतराल पे खाइए। मतलब ये हुआ कि सुबह नाश्ते में दूध पी सकते हैं या दही पी सकते हैं या अंकुरित अनाज खा सकते हैं, उसके साथ कोई भी फल खा लीजिए। तो सुबह प्रोटीन हो गया और फल हो गया। दोपहर को चोकर समेत आटे की रोटी खा लीजिए, सब्जियां खा लीजिए, सलाद खा लीजिए। 3-4 बजे आप फल का रस पी लीजिए, और चाहें तो सुबह वाला नाश्ता 3-4 बजे भी कर सकते हैं कि दूध पी लीजिए, दही खा लीजिए, अंकुरित अनाज खा लीजिए और फल खा लीजिए। रात को रोटी सब्जी खा लीजिए या चावल सब्जी खा लीजिए। तो सब चीज़ मिल गया कि नहीं मिल गया? जो जो आवश्यकता है 24 घंटे में सारी की सारी चीज़ें मिल गई, और 4 घंटे के अंतराल पे भी हो गया। तो जो बीमार हैं, जिनका पाचन खराब है, जिनके पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, और जो ये मानते हैं कि पाचन बहुत ख़राब है, उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के 4 घंटे के अंतराल पे खाया जाए। मतलब ये हुआ कि दाल और चावल मिलाकर नहीं खा सकते, क्योंकि दाल प्रोटीन है और चावल कार्बोहाइड्रेट है। दूध रोटी एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि दूध कार्बोहाइड्रेट है, दूध प्रोटीन है और रोटी कार्बोहाइड्रेट है। खाली इतना ही। और खिचड़ी में दाल और चावल मिला के खिचड़ी बनती है, और ये हम लोग मानते हैं क्योंकि हल्की है, क्योंकि दादाजी हल्की कहते आए। अगर आप दलिए में सब्जी डालिए तो भी खिचड़ी बन जाएगी, और आपका पोता जानेगा कि दलिए में चावल पड़ता है, दलिए में सब्जियां पड़ती हैं तो खिचड़ी कहा जाता है। तो ये प्रिकॉशन आप खुद लेंगे तो खुद स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़